आज का पाठ है दो बैलों की कथा। तो मित्रों, आइए बात करते हैं इस बहुत ही प्यारे से पाठ की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और बहुत सारी मस्ती वाली चीज़ें भी इसमें हैं। ये इस गद्य खंड का पहला चैप्टर है और ये वीडियो उसके पहले पार्ट पे आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम सब जानते हैं कि जानवरों में जब भी हम किसी बेवकूफ़ जानवर की बात करते हैं तो वो किसकी बात करते हैं? गधे की बात करते हैं। हम सब गधे को ही बुद्धिहीन समझते हैं। बुद्धिहीन यानी कि जिसमें बुद्धि ना हो। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। मतलब जब किसी इंसान को हम बेवकूफ़ कहना चाहें ना, तो ऐसे बोल देते हैं ना कि तुम गधे हो, तुम ये हो, तो हम ना उसे गधा कह देते हैं। सब जानते हैं गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। देखो, अब ये बात सोचने वाली है कि क्या सच में गधा बेवकूफ़ है या फिर वो सीधा ही कुछ ज़्यादा है कि नहीं। उसकी निरापद सहिष्णुता, निरापद यानी कि वो जो कि बहुत कठिन हो, जैसे जहाँ तक पहुँचना कठिन हो, और सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता, यानी कि किसी भी चीज़ को सहने की ताकत। तो क्या वो जो गधा है वो इतना ज़्यादा सीधा है या फिर वो सब कुछ सह जाता है, उसके अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हम उसको बेवकूफ़ कहते हैं। खैर, वो बेवकूफ़ है, सीधा है या फिर सब कुछ सहने वाला, सहनशील है, ये बात कवि कहते हैं, जो पाठक हैं वो कहते हैं कि नहीं कहा जा सकता। इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। मतलब हम कैसे भी व्यवहार करते हैं गधे के साथ, कुछ भी करते हैं, वो कुछ भी करता है, कुछ भी नहीं करता, बेचारा सब कुछ सह लेता है। और वहीं पे कुत्ते को गुस्सा आ सकता है, गाय भी सींग मार देती है कभी कभी, और ब्याई हुई गाय तो अनायास, यानी कि ब्याई हुई गाय यानी कि जो बहुत गुस्से में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से सब जानवर गुस्सा करते हैं, लेकिन गधा कभी गुस्सा नहीं करते दिखाई देता। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। मतलब हम कह सकते हैं कि वैशाख महीना हिंदी कैलेंडर का आप पंचांग खोल के देखोगे, वैशाख महीना जो होता है वो मार्च का महीना होता है। मतलब वो महीना होता है जिसमें होली वगैरह आती है। तो वैशाख का जो महीना होता है उसमें क्या होता है कि जो मौसम होता है, मौसम बदल रहा होता है, यानी एक तरीके से वसंत मौसम रहता है। तो उस टाइम पे वो थोड़ी बहुत मस्ती कर लेता है, कुलेल मतलब मस्ती, लेकिन उसके अलावा वो कभी खुश होते नहीं दिखता। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, यानी कि एक पता नहीं कौन सा दुख टाइप का स्थायी रूप यानी कि परमानेंट तरीके से हमें उसके चेहरे पर देखने को मिलता है। दुख, हानि, लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। अब देखो, ऋषि मुनि कैसे रहते हैं? एकदम शांत रहते हैं, ना ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ना ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, एकदम स्थिर रहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से गधा होता है, वो ना ज़्यादा कभी मस्ती करते हुए दिखेगा, ना कभी रोते हुए दिखेगा, सब कुछ सह लेता है। तो लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा सहनशीलता के बाद भी हम पता नहीं उसे क्यों गधा कहते हैं, हम पता नहीं उसे क्यों बेवकूफ़ कहते हैं, है कि नहीं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। सद्गुणों का मतलब उसके अंदर इतने सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, वो सहनशील है, वो सीधा है, वो सब कुछ झेल लेता है,
और उसका अनादर, अनादर का मतलब बेइज्जती, कैसे हम उसको बेवकूफ़ कह के उसकी बेइज्जती कर देते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि एक तरीके से प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि शायद संसार में ना सीधा होना कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही वजह ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अब देखो, हम इतने ज़्यादा देखेंगे कि भारतीय जो हैं बड़े सीधे भोले, हर कल्चर को अडेप्ट करने वाले इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं भारतीय। अब आपस में 4 रोटी कमाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं और संतोष से रात को सो जाते हैं। तो ये, लेकिन फिर भी दूसरे देशों में कई बार भारतीयों को एक तरीके से रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, या फिर कह लो एक तरीके से कह लो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है कि नहीं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। आगे देखिए, अब यहाँ पे प्रेमचंद जी गधे से ही कंपेयर करते करते एक नए जानवर का परिचय कराएंगे आपसे, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बैल को बछिया के ताऊ कहा है, यानी एक बछड़े का ताऊ कहलाता है बैल। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बछिए का ताऊ मतलब, तो आप लिखेंगे बैल, ठीक है। या बैल को और किस नाम से जाना जाता है, बछिया के ताऊ। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे कि सबसे बेवकूफ़ बैल ही है, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं, और भी कई रीतियों से अपने असंतोष प्रकट कर देते हैं। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी कि गधा तो एकदम ही बहुत ही कह लो सहनशील है, हर चीज़ में संतोष कर लेगा, लेकिन बैल तो कभी कभी सींग भी मार देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। तो कभी कभी हम गुस्सा में देख लेंगे बैल को, लेकिन जो गधा है वो तो बिल्कुल ही बेचारा है कि नहीं। तो इस वजह से झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी ये एक इंसान है, उसके 2 बैल हैं, उसके पास 2 बैल हैं। तो वो 2 बैल जो हैं उनके नाम हैं हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, पछाई उनकी ब्रीड है। देखने में सुंदर थे, काम में चौकस मतलब काम अच्छा करते थे, डील में ऊंचे, डील मतलब कद, यानी कि कद होता है ना, हाइट में ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी कि हम नहीं कह सकते वो बिना आपस में बात करे कैसे एक दूसरे की बात समझ जाते थे। और ये मतलब कोई ऐसी शक्ति है जो कि इंसान नहीं बता सकता कि रियल में कौन सी शक्ति है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं। विग्रह मतलब लड़ाई, केवल विनोद के भाव से। विनोद मतलब ऐसी कोमलता, विनोद का मतलब होता है मनोरंजन, कोमलता। तो ये इस तरीके से अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे ही सींग मिला लिया करते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। जैसे ही मतलब दोस्त वगैरह काफ़ी अपने आप से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो आपस में धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही उनमें भी होता रहता था।
इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक कि यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। नाद का मतलब होता है एक ड्रम जिसमें अक्सर चारा वगैरह डाल दिया जाता है। किसके लिए? मतलब जो गाय भैंस होती हैं, गाय बैल, ऐसे ही कैटल के लिए डाल दिया जाता है, तो उनके लिए भी डाल दिया जाता और वो आराम से उसमें मुंह डालकर खा लेते थे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गाय को ससुराल भेज दिया। गाय का मतलब होता है जोड़ी, यानी दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया झूरी ने। अपने बैलों को क्या मालूम वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब अब जो झूरी का साला था, अब उन्होंने ससुराल भेज दिया झूरी ने उन दोनों को, तो ऐसे ही भेज दिया था, लेकिन बेचा नहीं था। और ले जाते इतना पसीना आ गया जो उनके साले थे उनको, मतलब जो उनकी वाइफ के छोटे भाई थे उनको इतना दांतों पसीना आना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत कड़ी मेहनत करवाना। ठीक है। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। अब यहाँ पर वो अपने नए स्थान पर आ गए हैं, यानी झूरी के ससुराल आ गए हैं। दिन भर से भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, मतलब याद आ रही थी उन्हें अपने पुराने घर की। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है कि मतलब अब वो आ गए हैं अपने नए जो झूरी का ससुराल था, अपने नए घर आ गए हैं, लेकिन भूखे थे, बड़े रूठे हुए थे, तो कुछ भी नहीं खाया। ठीक है। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वो आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, ये नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। मूक भाषा यानी कि बिना कुछ बोले जाने वाली भाषा, जो इशारों में होती है। एक दूसरे को कनखियों में देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। दूनी मतलब दुगनी, पगहे मतलब वो खुंटियाँ जिनसे बैलों को बांध के रखते हैं। ठीक है। जोर लगाकर उन्होंने तोड़ दिए। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, यानी कि आंगन में खड़े हैं। झूरी उठता है, अब वो आ गए झूरी के पास वापस। क्यों? क्योंकि उनको तो वहाँ पर अच्छा लग ही नहीं रहा था जो झूरी ने अपने ससुराल भेज दिया उन्हें, है ना। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव मतलब गले की रस्सी। ठीक है, वो लटक रही थी। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। यानी कि यार क्यों, उनके मन में बस एक ही ऐसा क्वेश्चन सा जाग रहा था कि क्यों हमें बेच दिया तुमने, क्योंकि वो तो यही समझ रहे थे कि हमें बेच दिया गया है। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था झूरी से अलग होना। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, यानी कि यार मेरे बैल वापस आ गए, मैंने उन्हें भेजा और वो खुद ब खुद वापस आ गए। ये देखकर बहुत खुश हो गया। दोनों को गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। प्रेमालिंगन और चुंबन का वो दृश्य बड़ा ही मनोहर था।
घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो सब मतलब बड़े खुश थे, वो वापस आ गए थे। अब नेक्स्ट पेज। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। यानी कि ऐसे बोल देते हैं ना कि पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा जो कि आज अपने आप ही वापस आ गए लौट कर। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप यानी आरोप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी। स्त्री यानी कि उनकी वाइफ, झूरी की जो वाइफ है ना, तो भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। खली और चोकर मतलब वही दाना चारा। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर की कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, मजूर यानी मजदूर। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे यानी कि उन्हीं की साइड लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो लास्ट पेज है ये ख़त्म होता है। जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, सेकंड पार्ट के लिए साथ ही बनी रहिएगा। तब तक के लिए कमेंट्स में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बाकी धन्यवाद।